नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दबंग लॉयर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका हर्षवर्धन भैया देशमुख फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। तो दोस्तों, मुझे कल एक मैसेज आया था इंस्टाग्राम पर, जो कि सब्सक्राइबर था मेरा यूट्यूब चैनल का। तो उसने मैसेज किया था कि हमारी जो है 29 तारीख को एग्ज़ाम है प्रोफेशनल एथिक्स एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। तो क्या आप जल्दी वीडियोज़ अपलोड कर सकते हो? तो मुझे मैसेज देखकर बहुत खुशी हुई कि लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, यूट्यूब के वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि जल्दी डालो, जल्दी वीडियोस अपलोड करो। तो भाई खुशी मिल रही है। तो इसके लिए मैं आपको क्या बोलूँ अब मैं तो खुश हो रहा हूँ आपके कमेंट से, आपके रिप्लाई से। तो थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे नूराली बाबुल थानेवाला वर्सेस KM शेट्टी AR 1990 SC 464, जो कि एक इम्पोर्टेंट केस लॉ है। तो साइटेशन आप पढ़ लो, फिर है यहाँ पर इश्यूज़ क्या है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप सीधा इश्यूज़ पर मत जाइए। सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है। तो फैक्ट्स ऑफ द केस में चलो देखते हैं। यहाँ पर आप समझ लो कि रिस्पोंडेंट कौन है और पिटिशनर कौन है। एक बार ये बात ध्यान में रखो। द पिटिशनर कौन है? नूराली बाबुल थानेवाला, ठीक है। वो कौन था? वॉज द लैंडलॉर्ड ऑफ अ प्रॉपर्टी इन थाने। थाने में उसकी प्रॉपर्टी थी, वो एक लैंडलॉर्ड था। और उसके लैंड पर, उसके ज़मीन पर एक क्या था? एक होटल का बिजनेस चला रहा था। और कौन चला रहा था? वेयर द फर्स्ट रिस्पोंडेंट कॉमा KM शेट्टी, जो कि सेकंड रिस्पोंडेंट है, जो कि एक होटल का बिजनेस चला रहे थे। द पिटिशनर फाइल्ड अ सूट फॉर इविक्शन अगेंस्ट द फर्स्ट रिस्पोंडेंट एंड 4 अदर्स इन 1970। तो फर्स्ट जो पिटिशनर था, उसने एक सूट फाइल किया इविक्शन का, और किसके अगेंस्ट? द फर्स्ट रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट एंड 4 अदर, और 4 लोगों के खिलाफ इन 1970 में, विच वॉज डिक्रीड इन हिज फेवर बाय द ट्रायल कोर्ट, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, द बॉम्बे हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। तो जो उसका इविक्शन का सूट था, तो वो उसके हिसाब से हुआ, उसके फेवर में हुआ। ट्रायल कोर्ट में भी हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी उसके फेवर में हुआ, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी उसके फेवर में हुआ, और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी के फेवर में, पिटिशनर के फेवर में जो है डिसीजन दिया। The Supreme Court, however, allowed the first respondent to continue in position and business till 31 March 1989, subject to filing an undertaking, जिसको हम formal promise कहते हैं, that he and his employees would vacate the premise and deposit the men's profit by then. तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर के फेवर में डिसीजन दिया, और उन्होंने कहा कि जो रिस्पोंडेंट है, फर्स्ट रिस्पोंडेंट, जिसके खिलाफ इविक्शन की सूट हमने दी थी, उन्होंने दी थी, तो उनको एक डेट दी कि आप 31 मार्च 1989 तक क्या करें, इस जो पोजीशन है आपकी, उसको छोड़कर चले जाए उनके, ठीक है। फिर द फर्स्ट रिस्पोंडेंट एंड हिज एम्प्लॉइज फाइल्ड द अंडरटेकिंग बट डिड नॉट कंप्लाई विद इट। तो यहाँ पर आपको सीधे तौर पर दिखने को मिलता है कि फर्स्ट रिस्पोंडेंट ने अंडरटेकिंग तो दी, लेकिन बट डिड नॉट कंप्लाई विद इट, उसके हिसाब से उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। इंस्टेड द सेकंड रिस्पोंडेंट रघुराम ए शेट्टी, हु क्लेम्ड टू बी एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्स्ट रिस्पोंडेंट। अब यहाँ पर सेकंड रिस्पोंडेंट कौन है? रघुराम ए शेट्टी है, जो कि कौन खुद को क्या कह रहा है? क्लेम टू बी एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्स्ट रिस्पोंडेंट। फर्स्ट रिस्पोंडेंट का कौन है? एम्प्लॉय। फाइल्ड अनदर सूट, तो उसने क्या किया? और एक सूट फाइल किया इन द थाने सिविल कोर्ट इन 1989। फिर क्या हुआ? सीकिंग उसने जो सूट फाइल किया, किसके लिए किया? सीकिंग अ डिक्लेरेशन दैट द इविक्शन डिक्री वाज नॉट बाइंडिंग ऑन हिम एंड एन इंजंक्शन अगेंस्ट द पिटिशनर फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग इट। तो वो कह रहा है कि भाई, ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो वो मुझ पर लागू नहीं होगा। सीकिंग अ डिक्लेरेशन दैट इविक्शन डिक्री, जो इविक्शन डिक्री सुप्रीम कोर्ट में भी दी थी, वाज नॉट बाइंडिंग ऑन हिम। क्या कह रहा है कि भाई मुझ पर बाइंडिंग नहीं है, एंड एन इंजंक्शन अगेंस्ट द पिटिशनर फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग इट, ठीक है। द थाने सिविल कोर्ट ग्रांटेड अ टेम्पररी इंजंक्शन इन फेवर ऑफ द सेकंड रिस्पोंडेंट। फिर क्या किया? थाने सिविल कोर्ट ने किसके ग्रांटेड अ टेम्पररी इंजंक्शन उसके एक ऑथराइज्ड वार्निंग या ऑर्डर किसके खिलाफ दी? किसके फेवर में दी? सेकंड रिस्पोंडेंट के फेवर में दी, विच वॉज challenged by petitioner in Supreme Court as a contempt of court by the respondents for violating the undertaking। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट दी थी, और उस डेट तक फर्स्ट रिस्पोंडेंट एंड उसके जो एम्प्लॉयज़ थे, उसको क्या करनी थी? वो जगह छोड़नी थी। और एम्प्लॉयज़ सेकंड रिस्पोंडेंट वो कहता है, और जो सेकंड रिस्पोंडेंट है वो भी कहता है कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ उसका,
लेकिन फिर भी उसने क्या की, एक सूट फाइल किया थाने सिविल कोर्ट में। तो यहाँ पर सीधे तौर पर कॉन्टेम्प्ट आपको देखने को मिलता है। उन्होंने अंडरटेकिंग भी दी थी ना, समझ रहे हो, अंडरटेकिंग दी थी उन्होंने, लेकिन उसको उन्होंने मतलब कंप्लाई नहीं किया, मतलब फॉलो नहीं किया, उसके हिसाब से उन्होंने उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, उस अंडरटेकिंग को फॉलो नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया, मतलब फिर क्या हुआ, जो पिटिशनर था वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है। और क्या हुआ आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रिस्पोंडेंट्स वर गिल्टी ऑफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई तुमने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो किया है, एज दे हैड डेलिबरेटली एंड विलफुल, मतलब स्व इच्छा से किया है, ब्रीच द अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट एंड ऑब्स्ट्रक्टेड द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री। तो आपने जो डिक्री थी उसको भी ऑब्स्ट्रक्ट किया उसके एग्जीक्यूशन में। The court also held that the second suit filed by the second respondent was an abuse of the process of law and a collusive attempt to frustrate the decree। तो यहाँ पर साफ तौर पर आपको समझ में आता है कि जो सेकंड सूट फाइल किया गया था वो क्या था, एक अब्यूज ऑफ प्रोसेस था, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ एंड कॉल्यूजिव अटेम्प्ट टू फ्रस्ट्रेट द डिक्री। फ्रस्ट्रेट करना था उसको, मतलब करने की एक कोशिश थी। The court set aside the injunction granted by the Thane Civil Court and directed the respondent to vacate the premise within 4 weeks, failing which they would be liable for imprisonment and fine। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि आपको 4 वीक्स में प्रेमाइज को खाली करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो आपको इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन के लिए मतलब लाइबल किया जाएगा। इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल। तो डिसीजन ऑफ द कोर्ट वही था, और फिर भी एक पॉइंट है आपको देखना चाहिए। डिसीजन ऑफ द कोर्ट था, द कोर्ट रूल्ड दैट ऑर्डर ग्रांटिंग एन इंजंक्शन अगेंस्ट द पिटिशनर फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग द इविक्शन डिक्री अगेंस्ट द सेकंड रिस्पोंडेंट वाज नॉट जस्टिफाइड इन दिस केस एंड इट फाउंड दैट द फर्स्ट रिस्पोंडेंट विलफुली वायलेटेड द अंडरटेकिंग एंड ऑर्डर्ड हिम to deliver vacant possession immediately। The court imposed a fine of rupees 500 on first respondent and directed the district magistrate to evict all persons in possession of property and hand over vacant possession to the petitioner। in short कि जो डिसीजन था पिटिशनर के फेवर में हुआ, फर्स्ट रिस्पोंडेंट को 500 रुपीज़ की पेनल्टी भी मतलब फाइन, और फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को डायरेक्ट किया कि भाई ये देखो जो पोजीशन है उसको मतलब खाली करने की जो भी प्रोसेस है उसको देखो, इस तरीके से डायरेक्शंस मैजिस्ट्रेट को दी। तो इन शॉर्ट आई होप आपको समझ में आया हो। यहाँ पर मैंने आर्गूमेंट्स वगैरह कुछ ज़्यादा डीप नहीं लिखा, लेकिन आपको फैक्ट्स ऑफ द केस आसानी से समझ में आए होंगे। आपको स्टोरी तो समझ में आई ना, तो लिख सकते हैं ना भाई, लिखने में क्या लगता है, आर्गूमेंट्स खुद के तैयार करके लिखो ठीक है ना। तो चलो, इसकी जो मतलब फ़ोटो है मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला है, ये आपको जो केस मतलब केस स्टडी है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। लिंक्स सभी लिंक्स देखो, टेलीग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इंस्टाग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुझे अगर मैसेज करना हो तो इंस्टाग्राम के ऊपर करो और पूरा जो मैसेज है वो लिख कर भेजो, क्योंकि सिर्फ हाई भेजने से मुझे बहुत सारे मैसेजेस पहले से होते, तो सिर्फ हाई मत भेजो। जो पूरा कोई आपका इशू है उसको मतलब पूरा राइट करके भेजो, या फिर व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा आपको इंस्टाग्राम पेज पर, यहाँ पर तुम कर सकते हो मैसेज। आई होप, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।